मैंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर हिस्सा एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते हुए बिताया है। ये कोई शानदार काम नहीं है, लेकिन इससे खर्चे चल जाते हैं। मैं गैस स्टेशन, छोटे दुकानों और ऐसी जगहों पर तैनात रहा जहां ज़्यादातर समय बस बैठकर निगरानी करनी होती है। मेरा नाम कुलदीप कुमार है। जब मुझे लोकल मॉल में नाइट शिफ्ट के लिए एक विज्ञापन दिखा तो लगा शायद अब मुझे कोई अच्छी नौकरी मिल जाएगी। तनख्वाह अच्छी थी, अब तक की सबसे बेहतर। काम का टाइम भी ठीक था, रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक। बस एक ही इमारत थी, तो मैंने सोचा काम शांति से और आराम से होगा। इसमें क्या मुश्किल हो सकती है। मैं पहले से ही खुद को ऑफिस में बैठे कैमरे देखते और रात की खामोशी में मॉल के चक्कर लगाते हुए सोचने लगा। मैंने तुरंत आवेदन किया और अगले ही दिन मुझे कॉल आ गया। कॉल मॉल के मैनेजर हंसराज गोस्वामी का था। उन्होंने पूछा, क्या आप आज दोपहर इंटरव्यू के लिए आ सकते हैं? बात अचानक लगी, लेकिन मुझे नौकरी चाहिए थी और मॉल घर से दूर भी नहीं था। मैं तुरंत निकल पड़ा, मन में ये सोचते हुए कि सब कुछ बहुत जल्दी हो रहा है। क्या मॉल को वाकई में रात के लिए गार्ड की इतनी ज़रूरत थी? इंटरव्यू बहुत जल्दी में हुआ। उन्होंने मेरा अनुभव पूछा, लेकिन ऐसा लगा जैसे वो ध्यान से नहीं सुन रहे थे। उन्होंने काम की बुनियादी बातें बताईं। हर 15 से 30 मिनट में कैमरे चेक करना, हर घंटे मॉल की गश्त लगाना और कुछ भी अजीब लगे तो रिपोर्ट करना। इंटरव्यू के आखिर में उन्होंने मुझसे सीधे पूछा, क्या आप आज रात से ही काम शुरू कर सकते हैं? मैं थोड़ा चौंक गया। आमतौर पर नौकरी से पहले कागजी काम होता है या बैकग्राउंड चेक, लेकिन मैंने नानुकुर नहीं की। हाँ, कर सकता हूँ, मैंने जवाब दिया, कोशिश करते हुए कि ज़्यादा उत्साहित ना लगूं। वो थोड़ा हल्का महसूस कर रहे थे। अच्छा है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, उन्होंने कहा और अपने सिर पर हाथ रखते हुए आगे कहा, पिछले कुछ गार्ड ज़्यादा दिन नहीं टिके, उम्मीद है आप टिक पाएंगे। उसकी बात सुनकर मैं थोड़ा चौंक गया। उसने ऐसा क्यों कहा? मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने मुझे ऑफिस की चाबी दी और कहा कि रात 11 बजे टाइम पर आना। मैंने खुद से कहा, जितनी जल्दी काम शुरू करूंगा उतनी जल्दी पैसे मिलने शुरू होंगे। मैंने उससे हाथ मिलाया, ऑफिस से निकला और शिफ्ट से पहले थोड़ी नींद लेने के लिए घर चला गया। जब मैं रात में मॉल पहुंचा तो वहां अजीब सन्नाटा था। दिन में जो पार्किंग कारों से भरी रहती थी वो अब लगभग खाली थी। बस कुछ गाड़ियां थीं, वो भी दूर दूर खड़ी। हल्की रोशनी में मॉल बहुत बड़ा और सुनसान लग रहा था, जैसे कोई सोता हुआ विशालकाय प्राणी हो। एक पल के लिए मन में आया कि वापस चला जाऊं। सब कुछ थोड़ा अजीब लग रहा था। मैंने सोचा शायद ये पहले दिन की घबराहट है और इसे नज़रअंदाज करके कर्मचारी वाले दरवाजे की तरफ बढ़ गया। वहीं मैनेजर हंसराज जी मिल गए। उन्होंने ज़्यादा बात नहीं की, बस मुझे अंदर ले गए, घुमाते हुए सिक्योरिटी ऑफिस तक पहुंचाया और रास्ते में काम के नियम फिर से समझाए। ऑफिस छोटा था, मॉल के पीछे एक तंग सा कमरा। वहाँ कई कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी हुई थी जिनमें मॉल के अलग अलग कैमरों से धुंधली सी फुटेज दिखाई दे रही थी। हर 15 से 30 मिनट में कैमरे चेक करते रहना, उन्होंने कहा। हर घंटे मॉल का चक्कर लगाना और देखना कि सब कुछ ठीक है या नहीं, सब वैसा ही जैसे आमतौर पर होता है। फिर उन्होंने मुझे देखा और बोले, और हाँ, एस्केलेटर और बच्चों के प्ले एरिया पर ध्यान रखना, वहाँ कभी कभी कुछ होता है। ये सुनकर मैं थोड़ा रुक गया। मैंने पूछा,
कुछ होता है? उन्होंने हाथ हिलाकर बात टाल दी। अक्सर बच्चे होते हैं, टाइम के बाद मॉल में घुसने या शरारत करने की कोशिश करते हैं। तुम देख लोगे? मैंने सिर हिला दिया, लेकिन उनकी आवाज़ ने मेरे शरीर में अजीब सी झुरझुरी भर दी। उन्होंने मुझे नियमों की एक छपी हुई शीट दी, हाथ मिलाया और कहा, गुड नाइट, सुबह मिलते हैं। जैसे ही वे चले गए, मैं वहां अकेला रह गया। पूरा मॉल जैसे एकदम शांत हो गया था। ऐसी शांति जो कानों में गूंजने लगे। मुझे लगा जैसे कोई भारी चादर मेरे ऊपर लिपट गई हो। मैं सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर मॉनिटर के सामने बैठ गया और कैमरे बदल बदल कर देखने लगा। एस्केलेटर पूरी तरह रुके हुए थे। दुकानों में अंधेरा पसरा हुआ था। हर कोना सुनसान था। कुछ देर बाद मेरा दिल थोड़ा शांत हुआ। मैंने खुद से कहा, यह बस एक मॉल है, कुछ भी डरने जैसा नहीं है। यह बस एक बड़ी खाली इमारत है, बस इतनी ही। लेकिन तभी मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे ठीक पीछे खड़ा हो। मैं चौंक कर कुर्सी से थोड़ा उछल पड़ा। दिल तेजी से धड़कने लगा। मैंने मुड़कर देखा, एक सफाई कर्मचारी मेरे बगल में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जैसे वो जानबूझकर मेरी हालत देखकर खुश हो रहा हो। डराना नहीं चाहता था दोस्त, उसने हल्के स्वर में कहा। तुम नए हो ना? मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरी आवाज़ थोड़ी कांप रही थी। हाँ, मैं नया ही हूँ। मुझे लगा था रात में यहाँ कोई नहीं होता। उसने कंधे उचकाए। हम में से कोई ना कोई सफाई के लिए रहता है। अगले दिन के लिए सब कुछ तैयार रखना होता है। फिर उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। बस ये ध्यान रखना कि नियमों का पालन करना ज़रूरी है। मैंने भौहें चढ़ाईं। नियम? मतलब जो गाइडलाइन शीट में लिखे हैं। उसने धीरे से सिर हिलाया और जेब से एक मुड़ा हुआ कागज़ निकाला। वो मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, ये मैनेजर वाले नियम नहीं हैं। ये वो नियम हैं जिनकी तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी अगर तुम यहाँ रात भर काम करना चाहते हो। मैंने कागज़ लिया और खोल कर देखा। मैं सोच रहा था शायद ये कोई मजाक होगा, लेकिन जैसे ही मेरी नज़र उस लिस्ट पर गई, मेरा चेहरा सख्त हो गया। टाइटल था, रात में सुरक्षित रहने के नियम। नियम 1, हर 15 से 30 मिनट में सुरक्षा कैमरों को ज़रूर चेक करो, लेकिन कभी भी स्क्रीन पर ज़्यादा देर तक मत देखना। नियम 2, आधी रात के बाद पुतलों यानी मैनिक्विन्स को सीधे मत देखना। अगर वे अपनी जगह से हिले हुए लगें तो उस एरिया को फौरन छोड़ दो। मैंने वो नियम पढ़े और मेरी छाती में हलचल सी होने लगी। दिल बैठने लगा। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। अब चौकीदार की मुस्कान गायब थी। उसकी आंखें सीधी मेरी आंखों में झांक रही थीं। मैं मजाक नहीं कर रहा, उसने ठंडे स्वर में कहा। अगर तुमने इन नियमों को नहीं माना तो तुम्हारा अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा पिछले आदमी का हुआ था। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से सिर्फ हल्की हंसी निकली। तुम्हारा मतलब पिछला गार्ड? उसने धीरे से सिर हिलाया। उसकी आंखों में कुछ था, जैसे वो किसी डरावनी याद को दोबारा जी रहा हो। वो सिर्फ एक रात ही टिक पाया, फिर अचानक चला गया बिना कुछ बताए। मैंने धीरे से कागज को मोड़ा और जल्दी से अपनी जेब में रख लिया। मैं ज्यादा पढ़ना नहीं चाहता था। माहौल पहले ही काफी भारी लग रहा था। ठीक है, मैं अब पहली गश्त पर जा रहा हूं। वो थोड़ा पीछे हटा, मुझे ऊपर से नीचे तक देखता रहा, फिर बोला,
सावधान रहना। मैंने सिर हिलाया और ऑफिस से बाहर निकल आया, लेकिन उसके शब्द और उसकी आंखें मेरे मन में गूंजती रहीं। कुछ था उसमें जो बहुत सच लग रहा था, मानो उसने कुछ देखा था और अब मैं उसकी जगह पर था। मैंने खुद को समझाया कि मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, शायद ये सब नए माहौल का असर है। लेकिन जैसे ही मैं गश्त पर निकला, रात की खामोशी मुझ पर भारी होने लगी। अब आधी रात हो चुकी थी। मॉल दिन में जितना सामान्य लगता था, रात में उतना ही डरावना था। कम रोशनी में फर्श पर टेढ़ी मेढ़ी परछाइयां बन रही थीं। हर हल्की सी आवाज़ भी जोर से सुनाई दे रही थी। मेरे कदमों की गूंज, लाइट्स की धीमी भनभनाहट और कभी-कभी इमारत से आती धीमी चरमराहट, या जैसे कोई कराह रहा हो। मैं मुख्य गलियारे से होकर आगे बढ़ा। मॉल बहुत बड़ा नहीं था, पर इतना तो था कि पूरी जांच पड़ताल जरूरी लगे। बहुत सी दुकानें थीं, कुछ बंद, कुछ खाली और कुछ ऐसी जिनमें कांच के पीछे अंधेरे में खड़ी मूक डिस्प्ले थी, जैसे किसी ने उन्हें देखना छोड़ दिया हो। फूड कोर्ट के पास बच्चों का प्ले एरिया था। रंग बिरंगे प्लास्टिक के झूले और घोड़े जो आपातकालीन लाइट में अजीब और बेजान लग रहे थे, वो हिल नहीं रहे थे। फिर भी मुझे ऐसा लगा जैसे वो मुझे देख रहे हों। नीचे की ओर एस्केलेटर था, बंद पड़ा हुआ, जैसे किसी बीते वक्त की मायूस याद। मैं सन्नाटे के आदी होने ही लगा था कि मेरी नज़र एक कपड़ों की दुकान पर पड़ी। उसका दरवाज़ा खुला था। मैं वहीं रुक गया। मेरी टॉर्च की रोशनी कपड़ों की उस अंधेरी दुकान में घूम रही थी। पहली नज़र में सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने टॉर्च की बीम को थोड़ा इधर उधर घुमाया, मुझे किनारे पर कुछ हलचल सी दिखी, बहुत हल्की, जैसे कोई परछाई फिसली हो। मैंने तुरंत उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। बस कुछ पुतले पिछले हिस्से में खड़े हुए, चुपचाप, वैसे ही जैसे हमेशा रहते हैं। मैंने लंबी सांस ली, सिर हिलाया। कुछ नहीं था, शायद बस मेरा वहम था। मुझे खुद को याद दिलाना पड़ा कि मैं नर्वस हो रहा हूं और उस अजीब नियमों की लिस्ट को ज्यादा सोच रहा हूं। लेकिन तभी सरसराहट, बहुत हल्की आवाज थी, जैसे कपड़े आपस में रगड़ रहे हों। मैंने टॉर्च वापस पुतलों की तरफ घुमाई और उस पल मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। एक पुतला हिल गया था। वो अब पहले से थोड़ा आगे खड़ा था, बाकी से थोड़ा अलग। मैंने तुरंत आवाज लगाई, अरे ओ भाई, मिस्टर चौकीदार। मेरी आवाज में घबराहट थी, जैसे मैं खुद को यकीन दिलाना चाह रहा था कि यह सब किसी की शरारत है। शायद वो चौकीदार ही होगा, छुपकर मुझे डराने की कोशिश कर रहा होगा। लेकिन कोई जवाब नहीं आया। बस फिर से वही धीमी सी सरसराहट मेरे पीछे से। मैं धीरे धीरे मुड़ा। मेरी टॉर्च कांप रही थी, रोशनी एक एक पुतले को चेक कर रही थी। और तभी मैंने देखा, एक और पुतला हिल गया था। इस बार उसका सिर घूमा हुआ था, सीधा बाहर निकलने के रास्ते की ओर। अब मेरी सांस अटक गई। यह मजाक नहीं था, यह कोई चाल नहीं थी। मैं वहां अकेला था। मैं तुरंत दुकान से बाहर निकल आया, जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए। मैं रुकना नहीं चाहता था, वहां एक सेकंड भी नहीं। मैं मॉल के गलियारे में तेजी से आगे बढ़ रहा था, लेकिन हर कदम पर मेरी पीठ भारी हो रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई पीछे है। और फिर
मैंने कदमों की आवाज़ सुनी, लेकिन वे सामान्य कदम नहीं थे। वे भारी थे, खुरदरे, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक ज़मीन पर घिसट रहा हो। मैंने हिम्मत जुटाई, पलटा, और वहाँ वो था, वही पुतला जो स्टोर में था, अब मॉल के बीचों बीच खड़ा था। उसका चेहरा बिना भाव का, खाली, सीधा मेरी तरफ घूर रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए, मेरे चेहरे से खून उतरने लगा, और फिर वो हिलने लगा, धीरे धीरे, अकड़ते हुए। उसके जोड़ों से खौफनाक चरमराहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई कठपुतली बिना धागों के चल रही हो, जैसे कोई बेजान चीज़ जिंदा हो गई हो, और अब सीधा मेरी तरफ बढ़ रही थी। मैंने वही किया जो कोई भी होशियार इंसान करता। मैं भाग पड़ा। जैसे ही वो पुतला मेरी तरफ बढ़ा, मैं मुड़ा और तेजी से गलियारे में दौड़ने लगा। मेरे कदमों की आवाज़ मॉल की विशाल, खाली जगह में गूंज रही थी। मुझे इस बात की बिल्कुल परवाह नहीं थी कि मैं कैसा दिख रहा हूं। मुझे बस वहां से दूर जाना था। मैं एक कोने से मुड़ा और उस गलियारे में जा घुसा जो शौचालय की तरफ जाता था। मेरे पीछे की आवाज़ें अचानक रुक गईं, लेकिन मैंने रुककर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। मैं सीधे बाथरूम में घुसा और चेहरे पर ठंडा पानी मारा। अपने आप से बार बार कहता रहा, ये सब मेरे दिमाग का खेल है, बस डर की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन फिर जब मैंने शीशे में देखा, मेरा शरीर सुन्न हो गया। वहां दीवार के पास एक औरत खड़ी थी। उसकी पीठ मेरी तरफ थी। उसने सफाई करने वालों जैसी साधारण वर्दी पहन रखी थी। मैंने झपक कर देखा और वो गायब थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैं पलटा। बाथरूम पूरी तरह खाली था। मेरे पैर कांपने लगे। मैं वहीं जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। यह क्या हो रहा था? मैं समझने की कोशिश कर रहा था, पर कुछ भी साफ नहीं था। सब कुछ धुंधला, डरावना और असल लग रहा था। तभी मुझे वो सूची याद आई। मैंने जेब से वो मुड़ा कुचला कागज निकाला और कांपते हाथों से खोलने लगा। काली स्याही से कुछ और नियम लिखे थे। नियम 3। अगर आपको लगे कि कोई पुतला आपका पीछा कर रहा है, तो पीछे मुड़कर मत देखिए। पुतले कभी कभी गार्ड्स का पीछा करते हैं, लेकिन अगर आप उन्हें अनदेखा करेंगे तो वो रुक जाते हैं। लेकिन अगर आपने देख लिया तो उन्हें पता चल जाएगा और फिर वो और पास आने लगते हैं। मेरे दिल की धड़कन थम गई। मैंने देख लिया था। नियम 4, शौचालय के शीशों में देखने से बचें। बहुत देर हो चुकी थी। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। मैंने पहले ही 2 नियम तोड़ दिए थे। जो कुछ भी यहाँ चल रहा था, मैं उसमें और फंसता जा रहा था। और फिर मेरी नज़र अगली लाइन पर पड़ी। नियम 5, अगर किसी सुनसान दुकान से आपको किसी के बात करने की आवाज़ आए तो उसे मत सुनिए। मैंने कागज़ को धीमे से नीचे किया और उसी पल मुझे मॉल के किसी कोने से किसी की बात करने की हल्की, अस्पष्ट आवाज़ सुनाई दी। मुझसे डर के मारे बॉडी मुश्किल से निकला गया। मैंने अभी तक किसी को बोलते नहीं सुना था, लेकिन जैसे ही मैंने अगला नियम पढ़ा, मेरी शरीर में सिहरन दौड़ गई। नियम 6, अगर खेल के मैदान से किसी बच्चे की हंसी सुनाई दे तो वहां से तुरंत चले जाएं। नियम 7, अगर घड़ी का समय पिछली बार से पीछे चला गया हो तो तुरंत सिक्योरिटी ऑफिस में लौट जाएं।
मैंने अनजाने में अपनी घड़ी की तरफ देखा। 11:30 बज रहे थे। मैं ठंडा हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने आधी रात के बाद गश्त शुरू की थी। इतना वक्त तो बीत चुका था। यह संभव नहीं था। मैं और कुछ सोचे बिना सीधे शौचालय से बाहर निकला। मुझे वहां से निकलना ही था। अब मॉल की हवा पहले से अलग लग रही थी, भारी, दबाव वाली, जैसे कोई अदृश्य बोझ मेरे कंधों पर बैठ गया हो। ऊपर की लाइटें हल्के हल्के टिमटिमा रही थीं, जैसे कुछ टूटने वाला हो। अब मॉल जैसा नहीं लग रहा था, जैसे ये कोई जिंदा चीज हो जो मुझे देख रही थी, जो इंतजार कर रही थी। मैं किसी तरह सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचा। दरवाजा मेरे पीछे खटाक से बंद हो गया। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, हाथ कांप रहे थे। मैंने फिर से अपनी घड़ी देखी। अब 1 बज रहा था। अब समय सही था। तो फिर पहले क्या हुआ था? वक्त पीछे कैसे गया था? मैं अपनी सांसें संभालते हुए कुर्सी पर बैठ गया। मुझे टूटना नहीं था। मैं इस मॉल को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने दे सकता था। मैंने कांपते हाथों से वो कागज दोबारा निकाला। बाकी नियम पढ़ने शुरू किए। नियम 8, सुबह 4 से 4:30 के बीच सिक्योरिटी ऑफिस का दरवाज़ा बंद रखें। अगर कोई दस्तक दे तो दरवाज़ा मत खोलिए। वे वो नहीं हो सकते जो आप समझ रहे हैं। पहले कैमरे में देखकर पुष्टि करें। नियम 9, अगर ड्रेसिंग रूम से किसी के रोने की आवाज़ आए तो दरवाज़ा मत खोलिए। नियम 10, अगर एस्केलेटर के चलने की आवाज़ आए तो वहाँ जाकर मत देखिए। सिर्फ सुरक्षा कैमरों में उसे चेक करें। नियम 11, किसी भी हालत में शिफ्ट ख़त्म होने से पहले मॉल से मत जाइए। अगर आप ऐसा करेंगे तो मॉल के बाहर भी कुछ आपका इंतज़ार कर सकता है। मैंने कागज़ नीचे रखा। मेरे कान अब हर हल्की आवाज़ को पकड़ रहे थे। हर नियम अब सच लग रहा था। और सबसे बुरा ये था, शिफ्ट ख़त्म होने में अभी बहुत समय बचा था। मैं हल्के से हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी घबराहट से भरी थी। मैंने आखिर किस तरह की नौकरी ले ली थी? ये नियम, इन्हें किसने बनाया था? इनमें से कुछ का भी मुझे मतलब नहीं समझ आया। लेकिन जैसे जैसे मैं वहीं बैठा रहा, बीती चीजों का डर धीरे धीरे मेरे अंदर उतरता गया। पुतला, वक्त का उल्टा चलना, आईने में दिखती वो परछाई, ये सब कुछ सामान्य नहीं था। अब ये बात साफ थी, मुझे किसी भी हालत में इस रात को बचकर निकालना था। रात के 1 बज चुके थे। अब समय था फिर से एक और गश्त का। मैं चाहता था कि यहीं बैठा रहूं, सिक्योरिटी ऑफिस में खुद को बंद कर लूं, लेकिन मुझे पता था कि मुझे नियमों और ड्यूटी का पालन करना होगा। मैंने कैमरे देखे, कुछ असामान्य नहीं दिखा। मैंने एक लंबी सांस ली और दरवाज़ा खोल दिया। फिर से उस मॉल की ठंडी, चुप और डरावनी दुनिया में कदम रखा। मुख्य गलियारे से चलते हुए मैंने कुछ सुना। एक धीमी, बुदबुदाती आवाज़ जो मॉल की एक बंद और सुनसान दुकान से आ रही थी। नियम 5 मेरे दिमाग में तुरंत चमक गया। अगर किसी खाली दुकान से कोई बात करता सुनाई दे तो ना सुने। मैं वहीं रुक गया। दिल जोर से धड़कने लगा। वो आवाज़ बेहद धीमी थी, लेकिन साफ था कि कोई या कुछ उस दुकान में बात कर रहा था। मैंने खुद को चलने पर मजबूर किया। हर कदम भारी लगता था। नियम 5, नियम 5,
ये शब्द मेरे दिमाग में लगातार गूंज रहे थे। मैंने खुद से कहा कि यह सब मेरी कल्पना है, लेकिन जैसे जैसे मैं उस दुकान के पास गया, वो आवाज़ ज़्यादा तेज़ होने लगी। अब और भी साफ, पर फिर भी अजीब, जैसे कोई पानी के नीचे से बोल रहा हो। मैंने उस दुकान की खिड़की की तरफ देखा। कांच पर मोटे कागज़ चिपके थे, अंदर कुछ नहीं दिख रहा था। और जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे वहां झांकने की भी हिम्मत नहीं हुई। मैं जानना नहीं चाहता था कि उस कागज़ के पीछे क्या है या वो आवाज़ किसकी है। वो बुदबुदाहट अब धीरे धीरे बढ़कर एक विचलित कर देने वाली फुसफुसाहट बन चुकी थी। मैंने एक पल भी और इंतज़ार नहीं किया। मुझे भागना था। मैंने खुद को ज़बरदस्ती संभाला। पीछे नहीं देखना है, कभी नहीं। मैंने आंखें सामने टिकाईं और उस सुनसान स्टोर को पार कर गया। आवाज़ धीमी हो गई थी। मेरे शरीर में थोड़ी ढील आई, जैसे कोई रस्सी हल्की हुई हो। लेकिन राहत ज़्यादा देर नहीं टिकी। जैसे ही मैं अगले कोने पर मुड़ा और नए गलियारे में पहुंचा, मैंने फिर से सुना कदमों की आवाज़। पर ये सामान्य नहीं थे। ये घिसटते हुए भारी से कदम थे, जैसे लकड़ी या प्लास्टिक ज़मीन से रगड़ खा रहा हो। मेरा पेट मरोड़ खाने लगा। मैं बिना देखे ही जान गया, वो फिर वही था, पुतला। मेरे अंदर एक चीख सी उठी, मत देखो। नियम 3 पूरी ताकत से दिमाग में गूंजा। अगर कोई पुतला आपका पीछा करता हुआ लगे तो पीछे ना देखें। अगर आप नहीं देखेंगे तो वह रुक जाएगा, लेकिन अगर आपने देखा तो उसे पता चल जाएगा कि आप जागरूक हैं और वो पास आ जाएगा। मैंने खुद को तेज चलने पर मजबूर किया। नजरें सामने, सांस रोके। मेरे पीछे वो आवाज़ तेज होती जा रही थी। हर घिसटता कदम मेरी हिम्मत पर हथौड़े जैसा लग रहा था। पर मैं पीछे नहीं मुड़ा। नहीं मुड़ना था। बस एक ही बात दोहराता रहा, चलते रहो, बस चलते रहो। धीरे धीरे वो आवाज़ मंद पड़ गई, फिर ख़त्म। मैंने एक गहरी सांस छोड़ी, जिसे शायद मैं बहुत देर से रोके बैठा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैं नियम पर टिका रहा था। शायद इसीलिए बच गया था। और तभी मैंने दूसरी आवाज़ सुनी, गड़गड़ाहट। मशीनों जैसी। एस्केलेटर चल रहा था। मैं जम गया। चेहरे से जैसे खून उतर गया। नियम 10 फिर जोर से याद आया। अगर एस्केलेटर चलता सुनाई दे तो जांच मत करो, सिर्फ कैमरों से देखो। अब मैं और रुकने वाला नहीं था। मैं जल्दी से मुड़ा और तेजी से सिक्योरिटी ऑफिस की ओर भागा। जो कुछ मैंने सहा था, उसके बाद अब एक और नियम तोड़ने की हिम्मत नहीं बची थी। मैं गलियारे में भागता गया, उस वीरान भूतिया स्टोर के पास से गुजरते हुए सीधा वहाँ जहाँ मुझे थोड़ी सी सुरक्षा का एहसास होता था। मैं अब भी एस्केलेटर की गहराती, मशीन जैसी आवाज़ सुन सकता था, पर मैं नहीं रुका, भागता रहा। जैसे ही मैं सिक्योरिटी ऑफिस पहुंचा, दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया और ताला लगाया। मेरी सांसें उखड़ रही थीं, छोटी, भारी, टूटी फूटी। मैं सीधे मॉनिटर की ओर बढ़ा। कैमरा फीड पलटता गया, जब तक एस्केलेटर का कैमरा नहीं दिखा। और वहाँ कुछ था, एक आकृति। कोई इंसान नहीं, कुछ और। वह लंबी थी, असहज रूप से लंबी। उसके हाथ पैर पतले, अजीब से मुड़े हुए थे। चेहरा
छाया में छिपा हुआ। वह एस्केलेटर पर खड़ी थी। उसका शरीर झटके खा रहा था, जैसे मशीन की चाल से मेल नहीं खा पा रहा हो। हर हरकत अजीब, धीमी और डरावनी थी। मैं स्क्रीन पर जम गया। दिमाग सुन्न हो गया था। ये क्या था? और फिर उसने अपना सिर घुमाया, धीरे धीरे, और फिर सीधे कैमरे की ओर देखा, सीधे मेरी ओर। मॉनिटर झिलमिलाने लगे। स्क्रीन पर सफेद रेखाएं छा गईं। कमरे में एक भयानक भिनभिनाहट गूंजने लगी। मुझे याद आया, नियम 1, कैमरा फुटेज को ज्यादा देर मत देखो। मैंने तुरंत नजर हटाई। भिनभिनाहट थम गई। जब मैंने फिर देखा, एस्केलेटर खाली था। वो गायब हो चुका था। मैं अपनी कुर्सी पर गिरा, पूरी तरह कांप रहा था। अब और नहीं, अब नहीं सह सकता। ये नियम अब हिदायत नहीं, एक क्रूर खेल जैसे लग रहे थे जो मुझे तोड़ने के लिए बनाए गए हों। बस कुछ और घंटे, मैंने खुद से कहा। बस रात गुजारनी थी। इसके बाद का 1 घंटा खामोशी में बीता। मैं वहीं सिक्योरिटी ऑफिस में जमकर बैठा रहा। चक्कर लगाने की हिम्मत अब नहीं बची थी। मैं बस मॉनिटर देखता रहा। खाली गलियारे, शांत दुकानें और स्थिर एस्केलेटर। सब कुछ शांत था, पर कमरे की हवा तनाव से बोझिल। फिर मैंने एक आवाज सुनी जो मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ा गई। दरवाजे पर दस्तक। मैं उछल पड़ा। दिल गले में बिफरने लगा, जैसे कोई जानलेवा खतरा सामने आ गया हो। मैं जम गया। आंखें चौकीदार के पास खड़ा गलियारा देखने के लिए सुरक्षा मॉनिटर की ओर दौड़ी। वहां कोई नहीं था। फिर से दस्तक हुई। 3 तेज थपकी, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। मेरे पीछे कोई नहीं था। फिर वह आवाज आई, अरे, रात कैसी चल रही है? क्या तुम्हें अब भी लगता है कि नियम मजेदार हैं? यह उसकी आवाज थी, या ऐसा ही कुछ। मेरे गले में जैसे सांस अटक गई। नियम 8 याद आया। सुबह 4 से 4:30 बजे तक सुरक्षा दफ्तर का दरवाज़ा बंद रखें और किसी के लिए भी ना खोलें। अगर दस्तक होती है तो हो सकता है वह व्यक्ति वही ना हो जो आप समझ रहे हैं। कैमरे से चेक करें। मैंने घड़ी पर नज़र डाली। यह 4:03 थे। फिर से कैमरे पर नज़र डाली, लेकिन दिल एक और बार बेतहाशा धड़कने लगा। सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर कोई नहीं था। फिर भी दस्तक जारी रही, अब और जोर से। वह आवाज़ अब और अजीब लग रही थी। एक तरफ दोस्ताना, लेकिन दूसरी तरफ अजीब। चलो, दरवाज़ा खोलो, मैं तुम्हें बताता हूँ यहाँ असल में क्या चल रहा है। मैं जकड़ा हुआ था। मेरे हाथ दरवाजे के हैंडल के पास थे, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से भाग रहा था। यह चौकीदार की आवाज़ थी, लेकिन इस समय मैं जानता था कि अपनी सहज बुद्धि पर विश्वास करना असुरक्षित हो सकता है। फिर से कैमरा चेक किया, फिर भी कुछ नहीं था। मैं दरवाज़ा नहीं खोल सका। मैंने ठान लिया था, नहीं खोलूंगा। फिर दस्तक अचानक बंद हो गई। सन्नाटा। मैंने कांपते हुए सांस ली, मॉनिटर पर नजरें टिकाई रखीं। एक भी हलचल के बिना हिलने की हिम्मत नहीं हुई। आखिरकार चौकीदार स्क्रीन पर दिखाई दिया। वह अब दरवाजे के ठीक बाहर खड़ा था, सीधा कैमरे में घूर रहा था। उसने फिर से दस्तक दी,
इस बार उसका चेहरा एक भयानक मुस्कान में बदल चुका था। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरा पेट एकदम नीचे गिर गया हो। वह जिस तरह कैमरे में घूर रहा था उसमें कुछ भी इंसानी नहीं था। उसका शरीर डगमगाने लगा जैसे वह धुएं से बना हो। फिर धीरे धीरे वह हवा में घुल गया। अब सिर्फ एक खाली गलियारा रह गया था। मैंने घड़ी देखी, 4:30 बज चुके थे। अब वह जा चुका था। कई घंटों में पहली बार हवा में कुछ स्थिरता महसूस हुई, जैसे मेरे ऊपर लटका हुआ भारी बोझ थोड़ा हट गया हो। मेरे कंधे थोड़े ढीले हुए। हालांकि अंदर से मैं अब भी एक कुंडलित स्प्रिंग जैसा था जो किसी भी पल टूट सकता था। मैं उठ खड़ा हुआ। मांसपेशियां सुन्न और दुखती हुई, जैसे मैं सदियों तक झुका रहा हूं। मुझे चलने की जरूरत थी, घूमने की, शायद उस डर को झटकने की जो अब मेरी परछाई बन चुका था। पूरी गश्त का तो ख्याल भी डरावना था, लेकिन ऑफिस में रहना अब दम घोंटू लग रहा था। मैं बाहर निकला। मॉल अब भी मौत जितना शांत था। बस बिजली की एक धीमी लगातार गूंज गलियारों में बह रही थी। फ्लोरोसेंट लाइटें झपक रही थीं, लंबी अस्थिर छायाएं बनाते हुए जो मेरे चलने पर हर बार रूप बदल लेती थीं। मैंने नजरें नीचे रखी। ना पुतलों पर, ना दुकानों पर, ना उस अजीब सन्नाटे पर ध्यान देना चाहता था जो अब भी हर कोने में छुपा हुआ था। और तभी जैसे ही मैं कोने पर पहुंचा, मैं लगभग डर के मारे उछल पड़ा। वो वहां था, चौकीदार, दीवार से टिककर खड़ा, आराम से मुस्कुराता हुआ, ठीक उसी मुस्कान के साथ जो पहली बार हमारी मुलाकात में देखी थी। कम से कम इस बार तो उम्मीद थी कि वह असली था। उसका चेहरा, उसकी चाल, अब वह उस डरावने विकृत भूत की तरह नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा इंसानी, थोड़ा सच में मौजूद लग रहा था। रात कैसी रही? उसने पूछा। उसकी आवाज हल्की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी चिढ़ाने वाली मिठास थी। मैं कुछ नहीं कह पाया। मैं बस वहीं खड़ा रह गया, जैसे किसी अदृश्य धागे से बांध दिया गया हो। मेरा दिमाग तेजी से भाग रहा था। दस्तकें, कैमरे पर दिखी वो धुंधली आकृति जो हवा में घुल गई थी। अब मेरे सामने खड़े इस आदमी से इन सब को जोड़ पाना मुश्किल था। उसने सिर थोड़ा झुकाया, मुस्कान हल्की पड़ गई थी। एक अजीब थकी हुई सी उदासी उसमें आकर बस गई और कहा, तुमने नियमों का पालन किया है ना? मैंने कोशिश की। मेरा गला सूख चुका था। ये जगह है क्या? मेरे शब्द फिसले, डर और थकावट के बीच से निकलते हुए। ये नियम क्यों है? ये सब क्या है? उसने हल्की हंसी हंसी, लेकिन वह हंसी खाली थी। वो गर्मजोशी जो रात के शुरू में उसके स्वर में थी, अब कहीं नहीं थी। सिर्फ एक खोखली गूंजती आवाज बची थी, जैसे किसी गहरे कुएं से आई हो। मैंने तुमसे कहा था, उसने कहा। उसकी आंखें अब तेज और चौकस थीं। ये नियम तुम्हें सुरक्षित रखने के लिए हैं। यहाँ जितना तुम देख पा रहे हो उससे कहीं ज्यादा चल रहा है। मैंने अनजाने में एक कदम पीछे लिया। उसकी आंखें बदल गई थीं। अब वहां कुछ और था, कुछ ऐसा जो इंसान का नहीं हो सकता। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी आवाज फटी।
डर और झुंझलाहट में भीगी हुई। इस मॉल में क्या चल रहा है? वह सिर्फ मुस्कुराया। वही मुस्कान, न ज्यादा न कम, सपाट, रहस्यमयी। तुम समझ जाओगे, उसने कहा, या शायद नहीं समझ पाओगे। किसी भी तरह इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है। और वह मुड़ा, बिना एक शब्द और कहे, मंद रोशनी से भरे गलियारे में धीरे धीरे आगे बढ़ गया। उसकी चाल एकदम नियंत्रित, जैसे वह जानता हो कि मैं उसे देख रहा हूं, जैसे उसे कहीं पहुंचने की कोई जल्दी नहीं थी। मैं बस उसे जाता देखता रहा, लेकिन नहीं, मैं उसे जाने नहीं दे सकता था। मेरे अंदर कुछ था जो जवाब मांग रहा था, तुरंत, अभी। रुको, मैंने चिल्लाया। मेरी आवाज उस खाली गलियारे में गूंज उठी जैसे पत्थर पानी में गिरा हो। तुमने क्या कहा था? इससे बचकर नहीं भागा जा सकता। तुम कहना क्या चाह रहे हो? चौकीदार नहीं रुका। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कदम टाइल की जमीन पर अस्वाभाविक रूप से शांत पड़ रहे थे, जैसे वह इस जगह का हिस्सा हो, या शायद कुछ ऐसा जो इस जगह में पहले से छिपा हो। मेरे भीतर कुछ उबलने लगा, हताशा, निराशा और सबसे बढ़कर जवाब पाने की बेताबी। और मैं चल पड़ा, अनजाने में, अनियंत्रित, बस उसके पीछे। कोने तक पहुंचा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। गलियारा खाली था। वह फिर से गायब हो गया था। मैं वहीं खड़ा रहा, उस जगह को घूरता हुआ जहां कुछ पल पहले वह था। इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? मेरे पैर जड़ हो गए। दिल अब छाती में नहीं, गले में धड़क रहा था। मैंने चारों ओर देखा, कुछ भी नहीं। मॉल फिर से उसी भयानक सन्नाटे में डूब गया था, जैसे यह पूरी रात मुझसे कुछ छिपा रहा हो। और तभी मैंने कुछ सुना, एक चीख, नरम, दबा हुआ, जैसे किसी ने तकिए में मुंह छिपा लिया हो। शुरुआत में वह बस एक हवा की गड़बड़ाहट जैसी थी, इतनी हल्की कि शायद मेरे कानों ने धोखा खा लिया हो। लेकिन फिर वह स्पष्ट होने लगी, धीरे धीरे। एक औरत की आवाज, सिसकियां, भीतर तक चुभने वाली। मेरा रोम रोम खड़ा हो गया। मैं नियम जानता था, अब तक याद हो चुके थे। नियम 9, अगर तुम ड्रेसिंग रूम से रोने की आवाज सुनो तो दरवाजा मत खोलना। मेरे गले से सांस नहीं उतर रही थी, गला सूख गया था, लेकिन वो रोना अब और भी पास लगता था, जैसे अगली दुकान में या दीवार के उस पार कोई मदद मांग रहा हो। सुनसान गलियारे में वो सिसकियां धीरे धीरे गूंजने लगी, जैसे मॉल खुद सांस ले रहा हो। मेरी सारी सहज बुद्धि, सारी चेतावनियां मुझे बस यही कह रही थीं, लौट जाओ, ऑफिस में बंद हो जाओ, शिफ्ट का आखिरी घंटा किसी तरह काट लो। लेकिन उस रोने में कुछ था, कुछ ऐसा जो खींचता था, जैसे कोई अदृश्य डोर मेरे अंदर उलझ गई हो। क्या होगा अगर किसी को वाकई मदद चाहिए? क्या होगा अगर ये सब मेरे दिमाग का खेल है? क्या होगा अगर ये नियम बस एक बीमार मजाक है? मैंने सिर झटका, जैसे कोई बुरा सपना उतारने की कोशिश कर रहा हो, सोचों को धकेलने की एक निरर्थक कोशिश। आज रात मैं पहले ही बहुत कुछ कर चुका था जो नहीं करना चाहिए था। नियम टूट चुके थे। ये कोई बीमार मजाक नहीं था। चौकीदार ने चेताया था। और अब
मैं उसकी बात अनदेखा नहीं कर सकता था, लेकिन फिर भी रोना जारी रहा। अब और भी पास, और भी तेज। वह आवाज अब मेरे ठीक सामने किसी स्टोर के भीतर गूंज रही थी। कुछ गलत था। यह रोना असली नहीं लग रहा था, कुछ बनावटी सा, जैसे कोई पुरानी रिकॉर्डिंग हो जिसे बार बार दोहराया जा रहा हो। खोखला, ठंडा, नकली। मैं वहीं खड़ा रहा, जिज्ञासा और भय के बीच जमे हुए, जैसे दो रस्सियां मुझे दो अलग दिशाओं में खींच रही हों। और फिर आवाज थम गई। एकदम सन्नाटा, भारी, घना, जैसे मॉल की दीवारें धीरे धीरे मेरी तरफ झुक रही हों। मेरी छाती सिकुड़ गई। मुझे तब एहसास हुआ मैं सांस लेना भूल चुका था। और तभी मेरे डिवाइस की स्क्रीन पर कुछ उभरा। एक आकृति, एक कैमरे की फीड में। मैं अब ऑफिस में नहीं था, लेकिन कैमरे अब भी मेरे साथ जुड़े थे। मैंने देखा और देखते ही रह गया। एक औरत, पीली, लंबे काले बाल, जो उसके चेहरे पर लटक रहे थे जैसे जानबूझकर चेहरे को छिपा रखा हो। कपड़े पुराने थे, ग्रे, बिना रंग के, जैसे समय की धूल ने उन्हें ढांक लिया हो। वह धीरे धीरे गलियारे में बढ़ रही थी। उसके पैर जमीन को छू भी नहीं रहे थे। वह तैर रही थी। जब मैंने देखा कि वह ड्रेसिंग रूम की ओर बढ़ रही है, मेरे अंदर कुछ चटक कर टूट गया। दिल, सांस, सोच, सब कुछ उखड़ने लगा। वह अब दरवाजे के ठीक बाहर थी, मंडरा रही थी, धीरे धीरे हवा में। उसके कंधे सिसकियों से कांप रहे थे, मानो वह मेरा इंतजार कर रही हो। मैंने एक कदम पीछे लिया। नब्ज दौड़ने लगी। यह असली नहीं हो सकता। मैंने आज रात बहुत कुछ देखा था, पर यह कुछ और था, कुछ जो इंसान से परे था। मैंने अपनी आंखें बंद कर लीं, जैसे पलकों के पीछे उस भयानक दृश्य को कैद कर पाऊं। बस एक उम्मीद थी कि जब मैं आंखें खोलूं, वह जा चुकी होगी। मैंने धीरे से अपनी आंखें खोलीं। वह जा चुकी थी, लेकिन फिर से वही आवाज, इस बार ठीक मेरे पीछे से। कोई सोचने की गुंजाइश नहीं थी। शरीर ने पहले फैसला कर लिया। मैं भागा, जैसे मेरे पीछे अंधेरा सांस ले रहा हो। हर कदम पर महिला की सिसकियां और अधिक तेज और अधिक हताश होती जा रही थीं। मैंने पलट कर नहीं देखा। देखता तो शायद दोबारा भाग नहीं पाता। मुझे बस एक बात पता थी, मुझे वहां से निकलना है। जब मैं सिक्योरिटी ऑफिस तक पहुंचा, मैं हाँफ रहा था। सांसें जल रही थीं, पैर कांप रहे थे। मैंने दरवाजा धकेला, जल्दी से बंद किया, जैसे किसी डरावनी चीज को बाहर रख सकूं। फिर कुर्सी पर गिर पड़ा। सीना धड़कता रहा, हर धड़कन जैसे जिंदा रहने की एक चेतावनी हो। ऊपर की टिमटिमाती लाइटें दीवारों पर लंबी मरोड़ी हुई छायाएं फेंक रही थीं। मुझे लगा जैसे मैं एक कोने में फंसा जानवर हूं। कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक उम्मीद कि ये रात कभी तो खत्म होगी। फिर मैंने मॉनिटर की तरफ देखा और सब कुछ थम गया। वह वहां थी, वही औरत, पीली आकृति, लटके हुए बालों के पीछे एक छिपा हुआ चेहरा। वह अब गलियारे में भटक नहीं रही थी,
वह मेरी ओर बढ़ रही थी, सिक्योरिटी ऑफिस की दिशा में। मैंने उसे स्क्रीन पर धीरे धीरे सरकते देखा। उसकी चाल झटकेदार, धीमी, गलत, मानव जैसी नहीं थी। पैर मुश्किल से जमीन छू रहे थे, जैसे वह हवा में बह रही हो, लेकिन किसी नियम के बिना। सिसकियां थम चुकी थीं, लेकिन उसकी मौजूदगी जैसे कमरा किसी बोझ से भर गया हो। हवा भारी थी, मोटी, धुंधली। ऐसा लग रहा था जैसे वह जिस ओर जाती थी, वास्तविकता उसमें झुक जाती थी, बदल जाती थी। मैंने कैमरे की फीड पर अपनी नजरें गड़ा दी। एक के बाद एक एंगल बदलते गया, जैसे हर फ्रेम में जवाब छिपा हो। वह आ रही थी, दुकानों के सामने से सरकती हुई, पीले चेहरे पर झूलते काले बाल, बाहें बेजान लटकती हुई। हर फ्रेम के साथ वह और करीब। मेरी सांस तेज हो गई, गला कसने लगा, हर सेकंड भारी हो चला था। मैंने नियमों की सूची कसकर पकड़ ली। दरवाजा मत खोलना, दरवाजा मत खोलना, चाहे कुछ भी हो। जैसे हर शब्द एक पत्थर की दीवार हो, जिससे मैं खुद को बचा सकूं। फिर वह रुक गई, ठीक सिक्योरिटी ऑफिस के बाहर। मैंने मॉनिटर देखा, वह वहीं थी, मौन, स्थिर, एक मूरत जैसी, मानो सांस भी न ले रही हो। मैंने उम्मीद की कि वह बस गायब हो जाएगी, लेकिन फिर दस्तक, हल्की, थपकी जैसी। शायद वहम, फिर एक और, इस बार तेज। हर अगली दस्तक पहली से ज्यादा भारी, ज्यादा गूंजती हुई, जैसे कोई दरवाजे को भीतर धकेलने की कोशिश कर रहा हो। मेरा दिल कानों में धड़क रहा था। मॉनिटर पर वह अब भी वैसे ही खड़ी थी, हिले बिना। हवा भी उसके चारों ओर थमी हुई लग रही थी, लेकिन दस्तक जारी थी। धीरे धीरे वो सिर्फ दस्तक नहीं रह गई, अब वो गुस्से में लग रही थी। हर धमाका दरवाजे की चौखट को हिला देता। कमरा कांपने लगा। मैंने अपने कान दबा लिए, आंखें भींच लीं। यह असली नहीं है, ये असली नहीं हो सकता। लेकिन आवाजें अब घूंसों जैसी थीं, जैसे कोई बच निकलने की उम्मीद खो चुका हो और अब सिर्फ दरवाजा तोड़ना चाहता हो। मैं कांप रहा था, दरवाजे की तरफ घूर रहा था, लेकिन हिल नहीं पाया। फिर मैंने उसे सुना, अरे दरवाजा खोलो, मैं मैनेजर हूं। आवाज जानी पहचानी थी, बहुत ज्यादा। मिस्टर हंसराज गोस्वामी। मैं एक पल के लिए जड़ हो गया। हर मांसपेशी थमी हुई थी, जैसे शरीर को यकीन ही न हो कि खतरा टल गया है। कुछ गड़बड़ थी। मैंने घड़ी की ओर देखा। सुबह के 6 बज गए थे। राहत की एक लहर सी उठी, लेकिन उसी के साथ संदेह की ठंडी परछाई। क्या यह वही थे या फिर कोई नया छल? मैंने कैमरे की ओर देखा, फीड चेक की। वह जा चुकी थी। न कोई पीली आकृति, न साया, न सिसकियां, सिर्फ सन्नाटा। वहां सब ठीक है। अब उनकी आवाज दरवाजे के और करीब से आई, उतनी ही जानी पहचानी, लेकिन अब चिंता में लिपटी हुई। खोलो,
तुम्हारी शिफ्ट खत्म हो गई है। मेरा हाथ दरवाजे के हैंडल पर रुका, हिचकिचाता हुआ, झिझकता हुआ। क्या मैं वाकई बच गया हूं? क्या यह अंत है? मैंने फिर से कैमरे की फीड देखी, एक आखिरी बार। ऑफिस के बाहर वह वहां थे, मिस्टर हंसराज गोस्वामी। जैसे पहले दिन थे, वैसे ही कपड़े, वैसा ही चेहरा। कोई विरूपता नहीं, कोई ठंडक नहीं, बस इंसान। मैंने गहरी सांस ली और धीरे से दरवाजा खोला। वो वहीं खड़े थे। मुझे देखकर उनके चेहरे पर कोमलता सी उभरी। रात बहुत भारी थी, है ना? उनकी आवाज में अब असली सहानुभूति थी। मैंने सिर हिलाया धीरे से, संघर्ष करते हुए कि सब कुछ अब भी सच ही है। हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। उन्होंने मेरी आंखों में देखा, मेरे चेहरे की थकान, डर, सब कुछ पढ़ लिया। तुम ठीक हो? उन्होंने पूछा। अब भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। तुम ऐसे दिख रहे हो जैसे तुमने कोई भूत देखा हो। मैंने थकी हुई हंसी के साथ सांस छोड़ी। कुछ ऐसा ही। मैंने उन्हें सब कुछ नहीं बताया, न पुतलों के बारे में, न उस रोती हुई औरत के बारे में। अब वो सब सपने जैसा लग रहा था, या शायद बुरे सपने जैसा। मैं बस खुश था कि रात खत्म हो गई थी, लेकिन भीतर एक सवाल चुपचाप फड़फड़ा रहा था। एक कांटा जो तब तक चुभता रहेगा जब तक जवाब न मिल जाए। वो चौकीदार? मैंने अचानक पूछ लिया, जो रात में यहां ड्यूटी करता है। हंसराज गोस्वामी एक पल को चुप रहे, फिर उन्होंने सिर झुकाया, आंखों में सवाल लिए मुझे देखा। कौन सा चौकीदार? मेरे शरीर में झुंझुनाहट हो गई। वही जिसने मुझे नियमों की लिस्ट दी, जो पूरी रात यहां था। अब उनके चेहरे पर गंभीरता थी। रात की शिफ्ट में यहां कोई नहीं होता, उन्होंने शांत स्वर में कहा। यहां सिर्फ तुम थे। खामोशी, बहुत भारी, बहुत ठंडी। अगर वहां कोई नहीं था तो कौन मुझे चेतावनी दे रहा था? और नियम, वे कहां से आए थे? मैंने कुछ और नहीं पूछा, कोई बहस नहीं की, कोई तर्क नहीं। मैंने अपनी चाबियां उन्हें सौंप दी और उस जगह से हमेशा के लिए बाहर आ गया। पीछे मुड़कर नहीं देखा, जरूरत ही नहीं थी। जो कुछ वहां था, उस मॉल की दीवारों के पीछे छिपा अंधेरा, वे नियम, वो आवाजें, अब उसका कोई हिस्सा मेरा नहीं था और अब कभी नहीं होगा। जैसे जैसे मैं दूर जाता गया, रात का बोझ अब भी मेरी छाती पर टिका था। लेकिन अब मैं जानता था, कुछ जगहें ऐसी होती हैं जिन्हें अकेला छोड़ देना ही बेहतर होता है, और वो मॉल, वो उन्हीं में से एक था। मैं वहां कभी वापस नहीं लौटूंगा।